आज शिव और सिद्धि जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है टॉपिक। तो आइए जानते हैं शिव सिद्धि को कैसे समझाता है कि पैथोलॉजी क्या होती है, कैसे उसकी बेसिस है, क्या उसका डिजीज़ है, क्या कैसे पैथोलॉजी का वर्क है, क्या मॉडर्न पैथोलॉजी है, उसके एडवांटेजेस एरा, ये सब आज का टॉपिक है स्टडी ऑफ पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी दो वर्ड से ड्राइव की गई है, वो है पैथो प्लस लॉगस। पैथो का मतलब होता है सफरिंग और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी पैथोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी इन डिसीज। पैथोलॉजी क्या कहलाता है कि एक साइंटिफिक स्टडी क्या है कि कैसे बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, किसी भी स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, कैसे बॉडी में डिसीज़ की वजह से। तो पैथोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ चेंजेस, जो हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी के स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में भी, किसकी वजह से, डिजीज़ की वजह से। पैथोलॉजी कंसिस्ट करती है ऑफ द एबनॉर्मलिटीज़ इन नॉर्मल फिजियोलॉजी, नॉर्मलिटीज़ को नॉर्मल फिजियोलॉजी से, एंड नॉर्मल एनाटॉमी ड्यू टू डिजीज़, और नॉर्मल एनाटॉमी में किसकी वजह से, डिजीज़ की वजह से जो भी एबनॉर्मलिटीज़ हैं वो नॉर्मल फिजियोलॉजी और नॉर्मल एनाटॉमी में डिजीज़ की वजह से आ रहे हैं, तो वो पैथोलॉजी करती है। ठीक है, उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, टू स्टडी डिजीज़ एंड ब्रेक डाउन ऑफ हेमोस्टेटिस इन डिजीज़। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है कि हम जो स्टडी कर रहे हैं डिजीज़ की और ब्रेक डाउन ऑफ हेमोस्टेसिस, स्टडी डिजीज़ एंड ब्रेक डाउन ऑफ हीमोस्टेसिस इन डिजीज़। किसका, जो पैथोफिजियोलॉजी होती है वो क्या होती है, स्टडी करना डिजीज़ के बारे में, और ब्रेक डाउन ऑफ हीमोस्टेटिस मतलब कि जो हमारे ब्लड में चेंजेस आ रहे हैं, हीमोस्टेटिस में चेंजेस आ रहे हैं, वो क्या कहलाता है इन डिजीज़, वो क्या कहलाता है पैथोफिजियोलॉजी। डिजीज़ की वजह से जो हमारे ब्लड में या बॉडी में जो भी चेंज आ रहे हैं वो क्या कहलाता है, पैथोफिजियोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट है कि सर विलियम ऑस्टर इज़ रिगार्डेड एज, जो सर विलियम ऑस्टर हैं वो रिगार्ड किए जाते हैं क्या, एज द फादर ऑफ सर विलियम ऑस्टर इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। मॉडर्न मेडिसिन के फादर के रूप में जो जाने जाते हैं वो है क्या, वो कौन है, फादर सर विलियम ऑस्लर। उसके बाद है व्हाट इज़ हेल्थ। अब हम हेल्थ और डिसीज़ इन सिंपल लैंग्वेज, अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज की बात करें तो डिजीज़ इज़ अपोजिट ऑफ हेल्थ, हेल्थ के अपोजिट होगा डिसीज़। तो व्हाट हेल्थ इज़, अब ये सवाल आएगा, अब क्या है, हेल्थ क्या होता है। हेल्थ में भी डिफाइन एज एक ऐसी कंडीशन जहाँ जो इंडिविजुअल, जो पर्सन है, इन कंप्लीट अकॉर्डिंग विथ सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग के साथ, व्हेन कंप्लीट इज इन कंप्लीट अकॉर्डिंग विद द सराउंडिंग, मतलब सुइटेबल हो सराउंडिंग के साथ, उसे कोई दिक्कत ना हो। वाइल डिजीज़ इज़ द लॉस ऑफ ईज, मतलब लॉस हो जाए किसी भी चीज़ का, नॉर्मल कंडीशंस में भी लॉस होना क्या कहलाता है, डिजीज़ कहलाता है। उसके बाद डिजीज़ दो शब्द से मिला है, डिस प्लस ईज। ईज का मतलब होता है कंफर्ट, ठीक है, तो डिस ईज मतलब लॉस ऑफ कंफर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद कॉमन टर्म्स फॉर स्टडी ऑफ डिसीज़ क्या होता है, पहले तो हमें पेशेंट पता होना चाहिए। पेशेंट कौन होगा, जो पर्सन अफेक्टेड है वही होगा। लेशन का क्या होगा, लेशन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजिंग, जो चेंजेस आ रहे हैं किसकी वजह से। तो क्या होता है कि जो लेशन जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस हैं टिश्यूज से सेल प्रोड्यूस बाय डिजीज इन एन इंडिविजुअल और एक्सपेरिमेंटल एनिमल। जो भी सेल और टिश्यू में चेंजेस आ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेस हो रहे हैं डिजीज की वजह से, वो लेशन हैं। ठीक है, पैथोलॉजिकल चेंजेस और मार्फोलॉजिकल के चेंजेस कंसिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ डिजीज टिश्यू। दिस कैन बी रिकॉग्नाइज विद द नेक्ड आइज, मतलब हम नेक्ड आइज से सी कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, पैथोलॉजिकल चेंज। जैसे बुखार आ रहा है तो हम उसे छू के पता कर सकते हैं ना, गर्म हो रही है बॉडी। उसके बाद अगर जॉइंटिस है तो कैसे पता करेंगे, येलोनेस से पता कर देते हैं। जुकाम हो रहा है तो
वो हो रहा है, ठीक है, नाक बहती है या छींकें आती हैं, ऐसे करके हमें पता चल जाती है। तो कॉजल फैक्टर क्या है? कॉजल फैक्टर है कि वो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, तो वो क्या है? कैजुअल फैक्टर है। मैकेनिज्म की वो मतलब पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज़ कैसे? मैकेनिज्म, जिस मैकेनिज्म से वो लेशन हुआ है, वो आया है, तो वो क्या है? पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज़। फंक्शनल फिजिकल साइन क्या है? फंक्शनल इम्प्लीकेशन ऑफ लेशन फेल्ट बाय द पेशेंट, मतलब जो से दिक्कत हो रही है वो क्या है? फिजिकल साइन है। और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस एंड और यही सब क्या है? डिजीज के कारण है, ठीक है। डायग्नोसिस क्या है? कि जो हम चेक करते हैं। प्रोग्नोसिस क्या है? जो होने वाला है, हमें पता चल जाए कि अगर हमें ज़ुकाम है तो ये एक बात होती है कि ज़ुकाम हुआ है तो बुखार भी आ सकता है, तो ये प्रोग्नोसिस है जो हमने पहले से एज्यूम किया है। व्हाट कैन बी डन अबाउट इट? अब उसका ट्रीटमेंट, जैसे कि अगर खांसी हो रही है तो हमें क्या ट्रीटमेंट देना है इसे, ये क्या हो गया? ट्रीटमेंट। उसके बाद फाइनल व्हाट, अब प्रिवेंशन, कि इससे क्या नहीं खाना है, जैसे कहते हैं ज़ुकाम हो रहा है तो ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ठीक है, तो ये क्या है? प्रिकॉशन है। अब हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन की अगर हम अब डिजीज़ की बात करें, हिस्ट्री और एवोल्यूशन की नहीं, तो क्या है? डिजीज और एन इलनेस मीन्स अ कंडीशन मार्क्ड बाय प्रोनाउंस्ड डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल हेल्दी स्टेट, वही हुआ डिजीज, ठीक है। सिंड्रोम, अच्छा, डिजीज और सिंड्रोम में क्या होता है? सिंड्रोम का मतलब होता है रनिंग टुगेदर। इट इज़ यूज्ड फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फीचर्स कॉज बाय अल्टरनेट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, मतलब क्या है? इसमें कई सारी बीमारियों के एक साथ लक्षण मिले और एक नई ही फिजियोलॉजिकल क्लिनिकल फीचर मिले और क्या हो? कॉज अल्टर्ड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, और ये अपना ही अलग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बनाए, वो क्या कहलाता है? सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ पैथोलॉजी। अगर हम हिस्ट्री और एवोल्यूशन की बात करें तो क्या है? इट हैज़ डीप रूट्स इन कॉमन विद अदर मेडिकल स्पेशलिटीज़ प्री हिस्ट्रिक टाइम्स ऑफ मेडिएवल पीरियड, ठीक है। प्री हिस्ट्रिक टाइम्स में अगर हम बात करें तो प्रेजेंट नॉलेज जो है प्री हिस्ट्रिक प्रिमिटिव कल्चर से विच इज़ प्रिवलेंट इन द वर्ल्ड इन द प्री हिस्ट्रिक टाइम्स रिवील्स दैट रिलीजन, मैजिकल, इन सब में बिलीव करते थे, ठीक है। अब जो गॉड ऑफ ग्रीक मेडिसिन है, ठीक है, गॉड ऑफ ग्रीक मेडिसिन कौन है? एस्क्यूपलियस, एस्क्यूपलियस है। फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? हिपोक्रेट्स, ठीक है, फादर ऑफ मेडिसिन है हिपोक्रेट्स। गॉड ऑफ ग्रीक मेडिसिन कौन है? एस्क्यूपलियस। उसके बाद अर्लीस्ट रोमन मेडिकल राइटर कौन है? कॉमिलियस सेल्सस। जो अर्लीस्ट रोमन मेडिकल राइटर है वो कॉमिलियस सेल्सस है, ठीक है। इन्होंने 4 कार्डियल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन बताए थे, रॉबर्ट ट्यूमर, कैलकोर, डॉलर एक्सेट्रा, रेडनेस एंड स्वेलिंग, हीट एंड पेन, ये सब इन्होंने बताया था, ठीक है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड एरा ऑफ ग्रॉस पैथोलॉजी। अगर हम ह्यूमन एनाटॉमी की और एरा ऑफ ग्रॉस पैथोलॉजी की बात करें तो बैकवर्डनेस ऑफ मिडिएबल पीरियड वाज फॉलोड बाय रेनेसांस पीरियड। जो बैकवर्डनेस थी, मशीनें नहीं आ पाई थी, वो किसकी क्या कहलाती है? रेनेसांस पीरियड की तरह। दैट इज रिवाइवल ऑफ लर्निंग। इट बिगन फ्रॉम इटली, मतलब लर्निंग कहाँ से शुरू की गई? इटली का, कितनी सेंचुरी में? 15th सेंचुरी में, और सारे यूरोप में फैल गई। उसके बाद बेल्सिलस जो है वो उन्होंने ह्यूमन डाइसेक्शन को ऑन फ्रेशली एग्जीक्यूटेड क्रिमिनल्स पे फॉलो करा था। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सेल बनाया था, माइक्रोबायोलॉजी में करा था। रिचार्ड ब्राइट ने क्या करा था? किडनी डिसीज में करा था विद ओनेमा। लेटर इसको बाद में कह दिया गया था ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और ब्राइट्स डिसीज। ग्लोमेरुलोनाइटिस को हम कहते हैं नाइट्स डिसीज। थॉमस एडिसन क्रोनिक एड्रेनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी इन्होंने पहला दिया था। फर्स्ट रिकॉग्नाइज एनीमिया, पर्सिकस एनीमिया फर्स्ट रिकॉग्नाइज हुआ था थॉमस एडिसन ने। उसके बाद
हॉकिंग ने क्या करा था, कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोनिक एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड, जो पहली एनलार्जमेंट थी लिम्फ नोड की और विद एनलार्जमेंट ऑफ लिवर एंड स्प्लीन कॉल्ड हॉगिंग्स डिजीज। तो इसको क्या कहा गया है, जो एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड, लिवर और स्प्लीन की होती है उसको हॉगिंग्स डिजीज कहते हैं। एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट एंड सेलुलर पैथोलॉजी, डिस्कवरी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म वॉज मेड बाय फ्रेश केमिस्ट। कौन से, लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने पहली डिस्कवरी करी थी किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे। दस डिमोलिश द प्रिवेलिंग थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ डिजीज, और क्या करा था, प्रिवेल करा था किसे, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरल ऑफ डिजीज एंड फर्मली एस्टेब्लिश जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। और क्या बनाई थी, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज बनाई थी। सब्सिक्वेंटली जर्म G.H.A. Hansen इन जर्मनी, साइंटिस्ट का नाम है G.H.A. Hansen इन जर्मनी, आइडेंटिफाई हैंसन्स बैसिलस, द फर्स्ट माइक्रोबियल कॉजेटिव एजेंट फॉर लेप्रोसी। जो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आइडेंटिफाइड माइक्रोबियल कॉजेटिव एजेंट क्या है लेप्रोसी के लिए, वो है, उसका नाम रखा गया है हैंसन्स बैसिलस। उसके बाद डेवलपमेंट जो क्लिनिकल इंडस्ट्रीज में हो रहा था, हेल्प्ड इन स्विच्ड ओवर फ्रॉम अर्लियर डाइज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो डेवलपमेंट हो रहा था केमिकल इंडस्ट्रीज में, उसने क्या करा दिया था, डाइज ऑफ प्लांट्स को यूज करा दिया गया था, ओरिजिन टू सिंथेसिस डाइज। जो नेचुरल डाइज थी प्लांट्स की, वो काय में केमिकल डेवलपमेंट इन केमिकल इंडस्ट्री, डेवलपमेंट हुआ केमिकल इंडस्ट्री का। हेल्प इन स्विच ओवर, मतलब हमने क्या छोड़ के क्या करा, फ्रॉम नई तरीके से, अर्लियर डाइज हमने पुराने तरीके से, नई डाई ऑफ प्लांट्स और एनिमल ओरिजिन टू सिंथेटिक डाई, हमने उसे सिंथेटिक प्लांट और एनिमल के ओरिजिन को सिंथेटिक डाई में कन्वर्ट कर लिया। एनिमल एनिलिन वायलेट बीइंग द फर्स्ट सच सिंथेटिक डाई, और फिर क्या बना दिया, फर्स्ट सच सिंथेटिक डाई किसने प्रिपेयर किया था, पर्किन ने। तो पहले जो डिजीज है माइक्रोबियल कॉजेटिव एजेंट का है वो लियोप्रेसी है, उसके बाद जो फर्स्ट सिंथेटिक डाई है वो पर्किन ने बनाई थी। दिस लीड टू इमरजेंस ऑफ वायेबल डाई इंडस्ट्री, ये इमरजेंसी में अवेलेबल डाई, अब वायलेबल डाई इंडस्ट्री, ये क्या करा, लीड करता है इमरजेंसी में वायेबल डाई इंडस्ट्री फॉर हिस्टोलॉजिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल पर्पसेस। किस किस पर्पस में, इमरजेंसी के जो भी हिस्टोलॉजिकल और बैक्टीरियोलॉजिकल पर्पस होते हैं उसमें ये काम आता है। फिर क्या होता है, साइमल्टेनियसली टेक्नोलॉजी फिर और बढ़ गई। पहले तो डाई बनाई पर्किन ने, किससे बनाई, एनिलिन वायलेट से, पहली डाई बनी थी एनिलिन वायलेट से। उसके ये किसके लिए काम आई, वायेबल डाई इंडस्ट्रीज के लिए। उसके बाद उससे क्या, और फॉर द हिस्टोलॉजिकल बैक्टीरियोलॉजिकल पर्पसेस। उसके बाद जो नेक्स्ट मशीन्स में चेंजेस आ गए, उसने क्या करा, माइक्रोटोम फॉर ऑब्टेनिंग थिन सेक्शंस ऑफ ऑर्गन, अब हमने छोटे छोटे सेक्शन से निकालना शुरू कर दिया। और टिश्यूज फॉर स्टेडिंग बाय डाइज फॉर एनहेंसिंग डिटेल स्टडी, अब हमने इन्हीं की हेल्प से क्या कर लिया, छोटे छोटे ऑर्गन्स को, बड़े बड़े टिश्यू, छोटे छोटे टिश्यूज को फॉर स्टेनिंग के लिए डाइज यूज करने लगी, और एनहेंस स्टडी हम इससे कर पाए। एम्प्लॉइंग माइक्रोस्कोप नॉर्मल सेल कंप्राइजिंग लिविंग टिश्यू वर फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड बाय, पहला एम्प्लॉइंग माइक्रोस्कोप हमने अप्लाई करने के बाद माइक्रोस्कोप नॉर्मल सेल कंप्राइजिंग लिविंग टिश्यू वर फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड बाय श्वान, और जो सेल थ्योरी थी वो शेल्डन और श्वान दोनों ने दी थी। द फर्स्ट न्यूरो हिस्टोलॉजिस्ट, और जो शेल्डन थे वो थे बायोलॉजिस्ट। उसके बाद कार्ल एफ वॉन रॉकेटेंस्की एंड रुडोल्फ वर्च्यू हाइपोसाइज्ड सेलुलर थ्योरी, इन्होंने सेलुलर थ्योरी दी थी क्या, कि ऑल सेल कम फ्रॉम अदर सेल, मतलब एक सेल से ही सारे सेल जन्म लिए हैं, और डिसीज इन एन अल्टरनेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दी सेल, और डिजीज क्या है, अल्टरनेशन है किसका, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स का और फंक्शन का इन सेल्स के अंदर। पैथोलॉजी फ्रॉम ऑर्गन बेस्ड डिजीज एंटर्ड अ न्यू एरा ऑफ सेल बेस्ड, क्या हो गया, पैथोलॉजी अब नए एरा में जा चुकी थी।
जिसके अब जो पैथोलॉजी थी वो सेल बेस्ड डिजीज हो गई थी। अभी तक तो केवल ऑर्गन से था, अब सेल बेस्ड चली गई थी। दिस गेव बर्थ टू बायोप्सी पैथोलॉजी। इसी ने जब वो सेल पे गई, जब इन्होंने थ्योरी दे दी तो फिर किस पे आ गई, वो बायोप्सी पैथोलॉजी पे हो गई। एंड दस इमर्ज दिस डिसिप्लिन ऑफ डायग्नोस्टिक सर्जिकल पैथोलॉजी। फिर क्या हो गया, यही सर्जिकल पैथोलॉजी में काम आई। विच वॉज फर्दर प्रोपिगेट बाई numerous brilliant successive worker. Virtue, known as the father of cellular pathology. Rudolf Virtue is known as the father of cellular pathology. A few other novel development in the first half of the 20th century towards our understanding of diseases. कुछ और भी लोग हैं, कौन से हैं? कार्ल लैंडिस्टर, he described the existence of human blood group. इन्होंने human blood group in 1900 and is considered father of blood transfusion. जो father of blood transfusion है वो है कार्ल लैंडिस्टर। उसके बाद जो रुस्का लॉरिस है वो क्या है, डेवलप्ड इलेक्ट्रॉन रुस्का एंड लॉरिस ने क्या बनाया, डेवलप्ड करा था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एडेड द पैथोलॉजिस्ट टू अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनलीज। उसके बाद जॉर्ज एन पेपेनेलिकोलियो, नोन एज द फादर ऑफ एक्सोफ्लेटेड साइटोलॉजी, ये साइटोलॉजी के फादर कहलाए। उसके बाद मॉडर्न पैथोलॉजी, जो मॉडर्न पैथोलॉजी बट लेटर हाफ ऑफ 20th सेंचुरी एंड करंट टाइम्स, द पेस ऑफ डिस्कवरी हैज़ बीन मच मोर रैपिड, बहुत तेज़ हो गई है और साइंटिफिक नॉलेज जो है वो बहुत बढ़ गई है। एडवांसमेंट ने क्या करा है, एम्बेडेड करा है, फिक्सेशन करा है, सेक्शन कटिंग आ गई है, बहुत सारी चीज़ें अब आ गई हैं। ये पॉसिबल बनाता है, स्टडीज़ को डिजीज़ की बहुत आसान कर देता है और जेनेटिक लेवल तक लेके जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, और ये किसी भी चीज़ को एविडेंस बेस्ड बनाता है कि हाँ ये इसका एविडेंस है, दैट कैन बी एनेबल द फिजिशियन टू इंस्टीट्यूट टारगेटेड थेरेपी। मतलब जो हमें एक टारगेट थेरेपी दे देता है कि हम इससे डिजीज़ में ये थेरेपी दें। मेजर इम्पैक्ट ऑफ एडवांसेस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आर इन द फील्ड ऑफ डायग्नोसिस। जो सबसे ज़्यादा एडवांस हुआ है वो कहाँ हुआ है, किस फील्ड में, डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट, जेनेटिक डिसऑर्डर्स में, ट्रीटमेंट में, वीडियोलॉजी में और कैंसर में इन जो डिजीज़ कभी क्योर नहीं हो सकते थे उन डिजीज़ को आज क्योर किया जा सकता है पैथोलॉजी की हेल्प से, मॉडर्न टर्म्स की हेल्प से। पैथोलॉजी दो तरीके से स्टडी की जाती है, बोर्ड डिवीजन है, एक जनरल पैथोलॉजी है, एक सिस्टमेटिक पैथोलॉजी है। जो जनरल पैथोलॉजी है वो ही डील्स विद it deals with the general principle of disease and is learned first. This is followed by learning. क्या होता है जनरल पैथोलॉजी जनरल पैथोलॉजी जो होती है वो डील करती है जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजीज़ को और लर्न फर्स्ट। दिस इज फॉलोड बाय, पहले हमें सिस्टमैटिक पैथोलॉजी पता होना चाहिए तभी हम जनरल पैथोलॉजी को पता कर सकते हैं। तो सिस्टमैटिक पैथोलॉजी क्या होती है, ये क्या होती है, इंक्लूड करती है स्टडी ऑफ डिजीज़ को पर्टेनिंग टू द स्पेसिफिक ऑर्गन एंड बॉडी सिस्टम, कि कौन सा स्पेसिफिक या तो ऑर्गन या बॉडी सिस्टम अफेक्टेड हुआ है। ऑन द अदर हैंड डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी इंक्लूड डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी जो इंक्लूड करती है वो मार्फोलॉजिकल और नॉन मार्फोलॉजिकल डिसिप्लिन्स को फॉलो करती है। मार्फोलॉजिकल क्या है कि हिस्टोलॉजिकल जो ब्रांचेस है वो डील करती है, पहली तो हिस्टोपैथोलॉजी में जितनी भी एनाटॉमी होती है वो डील करती है। ये बहुत आसान तरीका है टिश्यूज़ को या अंदर से बीमारी को बाहर निकालने का। स्टडी इंक्लूड्स स्ट्रक्चर चेंजेस ऑब्जर्व बाय, हम इसमें स्टडी में क्या होगा कि जो नॉर्मल जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जो नेक्ड आइज से है, एग्जामिनेशन टू अ ग्रॉस एनाटॉमी और माइक्रोस्कोपिक चेंजेस एंड द चेंजेस डिटेक्टेड बाय माइक्रोस्कोपी, और जो चेंजेस जिससे हम देख रहे हैं वही है, इसमें हम माइक्रोस्कोपिक की भी हेल्प ले सकते हैं। एनाटॉमिक पैथोलॉजी इंक्लूड फॉलोइंग, अब इसमें सब डिवीजन आ सकते हैं, इसको हम एनाटॉमिक पैथोलॉजी भी कह सकते हैं। तो क्या क्या, सर्जिकल, एक्सपेरिमेंटल, फॉरेंसिक, साइटो, हीमेटो। तो सर्जिकल क्या होगा, हम किसी चीज़ को जो स्टडी ऑफ डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज रिमूव्ड फ्रॉम द लिविंग बॉडी बाय बायोप्सी और सर्जिकल रिजेक्शन, मतलब हम किसी को भी चीज़ को या डिजीज़ को ऐसे निकाल रहे हैं टिश्यूज़ के अंदर से सर्जिकल प्रोसीजर करके। उसके बाद सर्जिकल पैथोलॉजी फॉर्म्स द बल्क ऑफ टिश्यू मटेरियल
bulk of tissue material for the pathologist and include study of formalin। इसमें हम क्या करते हैं कि फॉर्मेलिन दे देते हैं उतना ऑर्गन जितना हमें सर्जरी करना होता है, या हम वो देते हैं फॉर्मेलिन देते हैं, उससे ऑर्गन बंद हो जाता है काम करना। फिर क्या होता है थोड़ी सी देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं, तो क्या करते हैं हम उससे कर देते हैं। या पैराफिन दे दें। तो बिसाइड्स इंट्रा ऑपरेटिव मतलब अगर बाहर का ऑपरेशन है, फॉर्जन सेक्शन ऑफ फ्रेश अनफिक्स्ड टिश्यू में भी एम्प्लॉयड फॉर रैपिड डायग्नोसिस, रैपिड डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी में क्या होता है, ये डिफाइन करती है ऐसा प्रोडक्शन ऑफ डिजीज इन द एक्सपेरिमेंटल एनिमल एंड स्टडी ऑफ मार्फोलॉजिकल चेंजेस इन ऑर्गन आफ्टर सेक्रीफाइसिंग द एनिमल। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल, हमें किसी भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए किसी का सेक्रीफाइस देना पड़ता है। वही इसमें होता है कि किसी भी एनिमल के ऑर्गन को हम क्या करते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं। उसके बाद फॉरेंसिक, अगर हम फॉरेंसिक की बात करें तो इंक्लूड करता है स्टडी ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यूज़ को रिमूव डेट पोस्टमार्टम। क्या जब हम किसी भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो क्या करते हैं, स्टडी ऑफ ऑर्गन और टिश्यूज़ करते हैं और रिमूव कर देते हैं उसे पोस्टमार्टम में फॉर मेडिकनोलॉजिकल वर्क के लिए एंड फॉर डिटरमाइनिंग द अंडरलाइंग सीक्वेंस एंड कॉज डेथ। और क्या करता है वो डेथ की बात करते हैं, वैसे नहीं करते हैं। साइटोपैथोलॉजी ये क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं स्टडी ऑफ सेल के लिए शेड ऑफ फ्रॉम द लेशन, मतलब किसकी जिसकी वजह से वो शेड ऑफ मर गए हैं। एंड इंटरवेशनली साइटोलॉजी बाय पुटिंग अ फाइन निडल एंड एस्पिरिन, हम क्या करेंगे, निडल डालेंगे, निडल डाल के उसको निकाल लेंगे। एंड डीप सेटेड लेशन फॉर डायग्नोसिस। उसके बाद हिमेटोलॉजी, इसमें हम ब्लड की स्टडी करते हैं, ब्लड की वजह से जो ऑर्गन में डिफेक्ट आ रहा है वो देखते हैं। उसके बाद नॉन मॉर्फोलॉजिकल ब्रांचेस क्या क्या हैं, नॉन मॉर्फोलॉजिकल ब्रांचेस क्या होती हैं, क्लिनिकल है, क्लिनिकल ब्रांचेस होती है, क्लिनिकल पैथोलॉजी होती है, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री होती है, माइक्रोबायोलॉजी होती है, इम्यूनोलॉजी होती है, मेडिकल जेनेटिक होती है, मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी होती है और मॉलिक्यूलर साइटोजेनेटिक होती है। तो क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या होती है, एनालिसिस ऑफ वेरियस फ्लूइड्स को, जैसे ब्लड हो गया, सीमेन हो गया, यूरिन हो गया, CST एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स, जो भी फ्लूइड्स होते हैं उनकी जो क्लिनिकल होती है वो होती है क्लिनिकल पैथोलॉजी। उसके बाद क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, क्वांटिटेटिव, मतलब किसी भी चीज़ की, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड की मात्रा हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, सीरम क्रेटिनिन क्या कितना होना चाहिए, ये इसकी इतनी होनी चाहिए, वो क्या है, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी क्या है कि जो द स्टडी ऑफ डिजीज, कौन से माइक्रोब से ये डिजीज हो रहा है, जैसे टाइफाइड हो रहा है, सैल्मोनेला टाइफाइड से, तो वो हो गई माइक्रोबायोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या हो रही है कि जो डिटेक्शन है एबनॉर्मलिटीज इन द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, कंप्राइज इम्यूनोलॉजी एंड इम्यूनोपैथोलॉजी। उसके बाद अगर हम मेडिकल जेनेटिक की बात करें तो क्या है, दिस इज द ब्रांच ऑफ ह्यूमन जेनेटिक दैट डील्स विद द रिलेशनशिप विद, जो भी हेरिडिटी और डिजीज के जो रिलेशनशिप है कि अगर हम ज़्यादा गर्म में रहेंगे तो भी वो हमारे लिए नुकसान देता है और ज़्यादा ठंडे में रहेंगे तो वो भी हमारे लिए नुकसान में है। मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी क्या होता है, जो डिटेक्शन है डायग्नोसिस का है एबनॉर्मलिटीज एट द लेवल ऑफ DNA ऑफ द सेल आर इंक्लूडेड इन मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी में। उसके बाद क्या है, एग्जाम्पल इन सीटो हाइब्रिडाइजेशन, PCR एक्सेट्रा। उसके बाद मॉलिक्यूलर साइटोजेनेसिस क्या है, ये फील्ड है बायोमेडिकल रिसर्च की, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ डिसीज करते हैं कंबाइंड विद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। दो चीज़ें मिल जाती हैं, सेल के साथ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जहाँ मिल जाए वो क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलर साइटोजेनेसिस। ठीक है। उसके बाद क्या है, मॉडर्न मेथड इन लर्निंग एंड प्रैक्टिस ऑफ पैथोलॉजी। तो अब क्या है, अब हम ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, तो वही है इसमें भी कि अब ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं। तो वो क्या है, पैथोलॉजी ई लर्निंग है। तो सेवरल न्यू और ऑनलाइन वर्चुअल पैथोलॉजी लर्निंग आर अवेलेबल टू ईगर लर्नर्स, की जो ज़्यादा जानना चाहते हैं उनके लिए है। ठीक है। उसके बाद सिंस पैथोलॉजी इज़ अ इमेज इंटेंसिव स्पेशलिस्टी, मतलब हम उसमें इमेज भी देख सकते हैं, जान सकते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे हो सकती है, एबनॉर्मलिटी की भी स्लाइड इमेजेस करके देख सकते हैं कि ये कैसी है। उसके बाद ये दो तरीके की होती है, उसके बाद क्या है, देन देयर आर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट हैं, ई बुक्स हैं, ये सब है इसमें। उसके बाद टीली पैथोलॉजी क्या होती है, ये एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं पैथोलॉजी की बाय अ रिमोट पैथोलॉजिस्ट यूटिलाइजिंग करके इमेज ऑफ टिश्यूज स्पेसिमेन ट्रांसफर्ड ओवर अ टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। हम इसमें टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क बना लेते हैं, तब जाके हम किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं।
करते हैं। उसके बाद इसके 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, स्टैटिक यानी कि स्टोर एंड फॉरवर्ड पैसिव टीलोपैथोलॉजी और डायनेमिक रोबोटिक इंटरैक्टिव टीलोपैथोलॉजी। पहले वाला जो स्टैटिक है वो क्या है, इन दिस सेलेक्टिव इमेजेस आर कैप्चर स्टोर्ड एंड देन ट्रांसमिटेड ओवर इंटरनेट, मतलब हमने पहले देखा, खींचा और फिर स्टोर करा, फिर हमने शेयर करा। डायनेमिक क्या है, डायनेमिक ऐसा नहीं होता, इमेजेस आर ट्रांसमिटेड इन रियल टाइम, मतलब तुरंत के तुरंत हमने इमेज देखी और तुरंत ही हमने उसे डाल दिया, तो वो क्या है कि रिमोट माइक्रोस्कोप है। ठीक है, जो हम माइक्रोस्कोपी में दिखा रहे हैं तभी भी डाल रहे हैं, तो ये सब है इसमें। उसके बाद अब डिजिटल स्लाइड्स आ गई हैं, तो उसमें क्या होता है, डिजिटल पैथोलॉजी हैज रीच्ड इट्स जेनिथ विद द अवेलेबिलिटी ऑफ इमेजेस डाइस्टिंग टेक्नोलॉजी फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ वर्चुअल पैथोलॉजिकल स्लाइड्स और डिजिटल स्लाइड्स। अब हम डिजिटल स्लाइड्स भी बना सकते हैं जो, और तुरंत के तुरंत उसको फीड भी करा सकते हैं कंप्यूटर में। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एंड साइनॉप्टिक पैथोलॉजी रिपोर्टिंग, ये क्या होती है, दीज पैथोलॉजी रिपोर्ट प्रोफॉर्मा आर इन द फॉर्म ऑफ टेम्पलेट के फॉर्म्स पे होता है, विच हैव लिस्ट ऑफ वेरियस क्लिनिकल सिग्निफिकेंट पैथोलॉजिस्ट, मतलब जिसमें बहुत सारे पैथोलॉजिस्ट की इंफॉर्मेशन एक साथ दी गई होगी टेम्पलेट्स के फॉर्म में। तो जैसे कि पैथोलॉजी फीचर ऑफ स्पेसिफिक, अगर हम किसी की भी डालें, जैसे कि स्पेशलिस्ट ऑफ किसी भी चीज़ का डालें, ट्यूमर या फिर ब्रेन, तो इसमें ये आ जाती हैं। तो ये यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है कि पैथोलॉजी का मीनिंग क्या है, डिजीजेस क्या होते हैं, क्या क्या पैथोलॉजी में यूज़फुल होता है, मॉडर्न एरा क्या होता है, ये सब शिव ने सिद्धि को कैसे समझाया है इसमें बताया गया। थैंक यू।